Welcome to GDC classes. Now I am here with the questions of GPAT 2010. So let's take first question here. An isosteric replacement for carboxylic acid group is. So सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे आइसोस्टेरिक क्या होता है और ये टर्म कहां से आई, बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है उसको समझेंगे. लेट्स सी, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का टर्म है. बायो आइसोस्टेर्स आर केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स विद सिमिलर physical or chemical properties which produce broadly similar biological properties to another chemical compound. मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर किसी ग्रुप में, किसी कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप है जिसका अपना कोई पॉइजनस इफेक्ट है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको स्लैग कर दिया जाए कि वो पॉइजनस इफेक्ट या वो टॉक्सिक इफेक्ट वो ना दिखाए और वो हमें एक बेटर रिजल्ट दे सके. तो उसके लिए हम इस फिनोमेना को यूज करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में. इन ड्रग डिजाइन द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग वन बायो isostere for another is to enhance the desired biological or physical properties of the compound without making significant change in the chemical structure. Clear? So the main use of this term and its technique are related to pharmaceutical sciences. Bioisosterism is used to reduce toxicity, change bioavailability or modify the activity of the lead compound, may alter the metabolism of the lead, even lead compound. This is lead compound here. Okay, नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड हमें बात पूछी गई है, वो पूछी गई है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का आइसोस्टर क्या हो सकता है. सो द ग्रुप और मॉलिक्यूल व्हिच हैव केमिकल एंड फिजिकल सिमिलरिटीज प्रोड्यूसिंग ब्रॉडली सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर कॉल्ड बायोस्टेरिज्म. द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर यह ग्रुप हो सकता है. दिस इज हाइड्रोक्सामिक ग्रुप, दिस इज एसाइल साइनेमाइड ग्रुप भी हो सकता है COH की जगह पर, और सल्फोनिमाइड भी हो सकता है. इसके अलावा फॉस्फोनेट भी हो सकता है, सल्फोनेट भी हो सकता है, सल्फोनामाइड भी हो सकता है, टेट्राजोल भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी आइसोक्साजोल भी हो सकता है और ऑक्सा डाइएजोलोन भी हो सकता है. अब हमें ऑप्शन में क्या है दिया हुआ है उसको देखेंगे. ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टेट्राजोल ऑप्शन में. चलिए देखते हैं फिर. यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है क्योंकि पायरोल, आइसो ऑक्साजोल और फिनॉल ये यहां पर आइसोस्टेरिक ग्रुप की तरह से यूज नहीं होंगे और आइसोस्टेरिज्म इसमें नहीं देखा जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. The rate of gaseous reaction is halved when the volume of the vessel is double the order of reaction. Physical chemistry का क्वेश्चन है तो पहले समझेंगे क्या करना है. देखिए यहां पर रेट ऑफ गैस ऑफ रिएक्शन आधा हो गया है और वॉल्यूम ऑफ वेसल डबल कर दिया गया है. ठीक है, तो समझेंगे पहले क्वेश्चन को कि हाफ हो गया है रेट. सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन के लिए R इज इक्वल टू के और a रेज टू द पावर n हम लेंगे उसको. ये नॉर्मल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए रेट लॉ हमने लिखा है. अभी ये हुआ फर्स्ट कंडीशन पे. सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन कह रही है कि रेट हो गया आधा और वेसल का जो वॉल्यूम हो गया डबल. वेसल इतना था, अभी वॉल्यूम हो गया डबल. क्लियर? तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो गई जो हमने A से डिनोट करा है. तो यहां पर A का वैल्यू क्या हो गया? हाफ की पावर n. क्लियर हो गई बात? समझ गए? जब वॉल्यूम बड़ा हो गया, डबल हो गया है, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन उस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो आधी हो गई है और रेट बता रहे हैं
उसका आधा हो गया। तो अभी इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान के चलिए। आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से क्या होगा, आप देखेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, यहां k से k कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो a से a की पावर n और a की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा। अब रहेगा 2 की पावर n इधर यहां पे, तो ऊपर चले जाओ, जब ऊपर चला गया तो यहां पर 2 की पावर n रह गया, ठीक है। अब इसकी पावर का मतलब हुआ 1, यानी कि n इज इक्वल टू हुआ 1। तो n क्या बता रहा है, यहां पे बताता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिव्स द ऑर्डर। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट एक ही है, तो जिसकी कंसंट्रेशन a थी तो उसकी पावर आ रही है 1, इसका मतलब ऑर्डर हो गया 1। सो अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन या बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो पहले इसको समझ लेंगे, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन ऐसे दिखेगा। क्लियर। अब यहां पे मैंने आपको बताया है एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने वाले हैं, 2 2 4 और 2 6। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये भी यहां काउंट होने वाले हैं, ठीक है। ये यहां काउंट होंगे तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कॉन्जुगेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि प्लेनर है और साइक्लिक है। तो ये सारे कार्बन यहां पे आप देखेंगे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, प्लेनर भी होगा और कॉन्जुगेशन शो करेंगे। देखिए आप डबल सिंगल, और जब यहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा, तो ऐसे रोटेट होता रहेगा, डबल सिंगल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी मतलब रेजोनेट करेगा, तब हमें कंडीशन ही मिलेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा होगा ये एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है। ओके। इसके दूसरा वेरिएशन देखें तो इसका मतलब यहां ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, यहां ऑप्शन होगा हमारा एरोमेटिक। क्लियर। अब इसी में दूसरा वेरिएशन देखते हैं। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता यहां पर, यानी कि तब हम इसको क्या कहते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां होता तब हम उसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन। क्या तभी एरोमेटिक होता। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हमारे पास तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 ही रह गए, तो ये तो एरोमेटिक कैरेक्टर को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। नाउ अगर सीधा सीधा सा ना एटायन है ना कैटायन है और सीधा साइक्लोपेंटाडाइइन ही है, तो ये क्या होगा वो ही सोचना है, देखना है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 पाई है, यानी कि एरोमेटिक तो नहीं होगा। दूसरी बात कॉन्जुगेशन नहीं है और ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पाई हैं, लेकिन यहां पर ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन आती है, नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन आ रही है। गॉट इट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कंपाउंड शो डाइपोल मूवमेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड डाइपोल मूवमेंट शो करता है। पहले 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ट्रांसब्यूटूइन है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्या इनके स्ट्रक्चर्स है, देखते हैं। Dipole moment is defined as the product of the charge on the ions and the distance of the separation of the charges. Like जैसे HCl है polar molecule है, dipole moment is the characteristic of a polar molecule, जो polar नहीं है उसमें dipole moment observe नहीं होगा। दूसरी बात polar molecule कैसे बनेगा, जहां पर जो बॉन्ड बनेगा दो
हेटेरो एटम्स के बीच में बनेगा। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, एक का कम होगा। HCl को लेंगे तो HCl का यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज्यादा होता है और H का कम, तो इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी मॉलिक्यूल को हम डायपोल कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। यहां पर कहता है कि चार्ज कितना है और इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है। तो चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलॉम और डिस्टेंस का यूनिट हम लेंगे मीटर, तो कूलॉम मीटर इसका ऐसा यूनिट हो जाता है डायपोल मोमेंट का। क्लियर? इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन डिबाई, जो स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलिए, अभी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में यहां पर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और यहां पर 2.54 इसका डायपोल मोमेंट आता है। वहीं पर देखें जो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है वो 1.72 डिबाई उसका आता है, और यहां पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का 0 डायपोल मोमेंट आता है। समझेंगे इसका 0 क्यों है। ये दिखाते हैं कि Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जितना फोर्स से इधर खींचेगा उधर ही उसके ऑपोजिट में इतना करेगा, और ये एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल कर देगा और यहां डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर? यहां कुछ होगा डायपोल मोमेंट, और सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में। क्लियर? थोड़ा आगे समझते हैं जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। जैसे हमें दिया हुआ है सिस ब्यूटूइन, यहां पर डायपोल मोमेंट जो है 0.33 डिबाई है, लेकिन ट्रांस का 0 होता है। क्यों? आप देख सकते हैं यहां पर CH3, यहां पे CH3, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है यहां पर, और ये इन पर थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप की तरह से बिहेव कर रहे होते हैं CH3 ग्रुप। तो आप यहां पे देख रहे हो कि दोनों एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये एक डायपोल की तरह से हो गया, तो यहां पर इसका कुछ डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट आप ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो यहां पर ये इधर दे रहा है और ये इधर दे रहा है, तो ऐसे दोनों का वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, यानी कि यहां पर 0 इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब 0 डायपोल मोमेंट हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्म ही स्टेबल फॉर्म हो जाती है सिस फॉर्म के कंपैरिजन में। क्लियर? तो जिसका डायपोल मोमेंट 0 होगा वो सबसे स्टेबल फॉर्म होने वाली है। तो अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है जिसका 0 डायपोल मोमेंट आ रहा था वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? वो होगा ऑर्थो, जिसमें डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए, अब नेक्स्ट जो टर्म आपको दी हुई थी वो दिया हुआ था कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या दिया हुआ था? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां मैंने सभी को ले लिया है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में को बनेगा ऐसे, ये तो आप CH4 ले लीजिए, सबको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अभी क्या होगा, यहां पर CH4 में डायपोल मोमेंट 0 आएगा क्योंकि सबका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसा है नहीं। CH बोन का तो वैसे भी बहुत कम इंडक्टिव इफेक्ट माना जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोजन का लीस्ट है, बहुत कम है, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा, तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। और यहाँ ये Cl एक दूसरे के जो है डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ भी 0 हो जाता है। तो इन दोनों के लिए तो हो जाता है 0 डायपोल मोमेंट। अब सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में बात करें तो यहां हमारे पास आता है, देखिए CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट आता है 1.01 डिबाई। वहीं अगर हम देखें डाइक्लोरोमीथेन में तो 1.59 यहां पर डायपोल मोमेंट आता है, और 1.87 डायपोल मोमेंट आ रहा है हमारा CH3Cl में। क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट आता है वो आता है CH3Cl। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगी और ये कुछ ज्यादा प्रभाव इस पे नहीं डालने वाले। लेकिन यहां क्या होगा, कुछ हद तक इसके मोमेंट को यहां ये कुछ प्रभावित करेगा इसको। यहीं पर यहां पे 3 Cl हैं, तो एक दूसरे को तो क्रॉस कर देंगे, लेकिन यहां एक Cl की वजह से जो बचेगा वो बचेगा 1.01 डिबाई। Clear? So like this we can compare the dipole moment, and the next coming question you can clarify maybe
देयर ऑन दिस डायपोल मोमेंट टॉपिक। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सब समझने के बाद अभी हमारे पास जो ऑप्शन यहां होने वाला है वो क्या होगा? विच कंपाउंड शो डायपोल मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट होगा। कौन सा होने वाला है जिसका डायपोल मोमेंट होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो हमने पढ़ा है, यानी कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन वो बताया पैरा डाइक्लोरो वाला, तो उसमें तो जीरो हो जाएगा। ट्रांस में जीरो होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी जीरो होता है। लेकिन होता किसमें है, ऑब्जर्व किसमें होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन में ही ऑब्जर्व होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? देखिए ये रिएक्शन हमारी है, बेंजोइक एसिड है, लिथियम ROH और लिक्विड अमोनिया में आप इसको यूज कर रहे हैं। समझ आइए, रिएजेंट समझते, ये बिर्च रिएजेंट है, बिर्च रिडक्शन है, तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है ये आपको समझना है। ठीक है, अभी इसको समझेंगे फिर हम प्रोडक्ट पे जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो बिर्च रिडक्शन क्या है? इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एरीन टू साइक्लोहेक्साडाइईन। इंपॉर्टेंट बात है, साइक्लोहेक्साडाइईन में द रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट एंड Arthur Birch. In this organic reduction of aromatic rings in liquid ammonia with sodium, lithium or potassium and an alcohol such as ethanol and tertiary butanol. यहां पर यानी कि मेटल आपका सोडियम, लिथियम, पोटेशियम कोई भी यूज हो सकता है, अल्कोहल में एथेनॉल या टर्शरी ब्यूटेनॉल यूज हो सकता है। क्लियर? चलिए अब मैकेनिज्म से समझेंगे कि यहां पर इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। क्लियर? चलिए अब देखिए COH ग्रुप जो है बेंजोइक एसिड पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा कम है, इसलिए लिथियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां इलेक्ट्रॉन देगा, उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, इस पोजीशन को कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? इप्सो पोजीशन, जहां से COH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर। ओके, ये जो पूरा मैकेनिज्म है यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और हाइड्रोजनेशन दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ध्यान देंगे, COOH और यहां पर आ गया एक रेडिकल। जैसे ही ये यहां जाएगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां आएगा तो यहां दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरह से ऐसे आएगा। अब ध्यान देंगे यहां फिर से रेजोनेशन होगा। क्यों होगा रेजोनेंस? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड जाएगा यहां और ये बॉन्ड फिर जाएगा यहां। तो ये वाली पोजीशन कौन सी थी? ऑर्थो पोजीशन थी, और ये कौन सी है? इसके पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहां पर अभी नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां आ गया, तो ये वाला यहां है डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड COOH और यहां पर ये रेडिकल है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी देखो ये वाला जो फॉर्म है ना, एनायनिक रेडिकल जिसको कहेंगे, एनायन भी है और रेडिकल भी है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है क्योंकि ये दोनों सबसे दूर हैं यहां पर। ठीक है, रिपल्शन कम से कम है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज भी हो सकती है, ये यहां जाए और ये वाला यहां इलेक्ट्रॉन, तो अभी नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाएगी। अभी यहां पर आप देखेंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये COOH, ये बॉन्ड यही है और ये बॉन्ड यहां है। ओके, सो कार्बन रेडिकल बन गए हमारे पास, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई हैं। अभी ये वाले स्ट्रक्चर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है। तो अब ये वाली स्ट्रक्चर के साथ में क्या होगा? जो अल्कोहल आएगा C2H5OH, ये यहां पर इसको, इस एनायन को इलेक्ट्रॉन देने वाला है। क्लियर? तो जब इस एनायन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो निकल जाएगा यहां से C2H5O नेगेटिव, यहां से निकल जाएगा। ओके, अब यहां तो हाइड्रोजन लग गया, तो यहां जब हाइड्रोजन लगा तो यहां तो ऑलरेडी भी हाइड्रोजन था। देखिए ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था यहां पर इस कोने पे, तो ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और लग गया कोने पर, और यहां पर देखिए आप COOH हमारे पास है, और
ये बॉन्ड यही था, ये भी यही था, और यहाँ एक रेडिकल इस कार्बन पर प्रेजेंट है। इस पोजीशन को कहते हैं हम इप्सो पोजीशन। क्या कहते हैं? इप्सो। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर से लिथियम आएगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ इस कार्बन को दे देगा। अब ये एनायन की फॉर्म में आ जाएगा। तो एनायन की फॉर्म में आएगा तो क्या होगा देखेंगे, यहाँ तो H और H लग चुके हैं, ये बॉन्ड यहाँ आ चुके हैं, ऐसे डाइईन हमारे पास बन गया हेक्साडाइईन, और यहाँ पर आप देखेंगे ये COOH, और यहाँ पर आ गया दो इलेक्ट्रॉन यानी कि कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज यहाँ बन गया। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, अब यहाँ पर फिर से C2H5OH आएगा, और C2H5OH क्या करेगा, इस H को पिक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, निकलेगा क्या, निकल जाएगा C2H5O नेगेटिव यहां से निकल जाएगा। तो फिर से यहां प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट यहां बन गया, देखिए ध्यान से कि यहां तो H लग गया, ये भी H लग गया, यहां और यहां H आ चुका है, और ये COOH हो चुका है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बिर्च रिडक्शन में अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा लाइक COOH, तो हाइड्रोजनेशन होगा इप्सो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर। यह खास बात है। क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहां होगा, इप्सो पर, इप्सो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर। एक और खास बात, अगर ये वाली कंडीशन होने वाली है तो जो COOH ग्रुप है प्रोडक्ट के अंदर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ा रहेगा। क्लियर हो गई बात? ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ओके, इसके ऑपोजिट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पर, तो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? लेट्स सी दिस। अगर यहां COOH की जगह पर क्या आ जाए, इसको एक साइड कर दीजिए, अगर इसकी जगह पर बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप लगा हो या OCH3 ग्रुप लगा हो, मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, सो अब इस केस में अगर हम बिर्च रिडक्शन करवाएं तो रिएक्शन कैसे होगी समझेंगे। तो यहां पर भी वही स्टेप होगा, लिथियम आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अब आपको समझना है कि जो OCH3 ग्रुप है ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले नहीं रहा है, तो इस कार्बन पर अब ये लिथियम इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो किस पर देगा, अभी यहां पर इस पर तो नहीं देगा, लेकिन अब क्या करेगा, जो लिथियम है यहां भी प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको भी नहीं देगा, तो अब ये किसको देगा, ये देगा इस कार्बन को। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कंडीशन क्या आएगी वो समझेंगे। OCH3 ग्रुप यहीं का यहीं पर है, ये यहां है, और जब यहां इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है लिथियम ने, तो ये जो बॉन्ड है ना इधर, ये जो बॉन्ड है ये यहां से शिफ्ट हो जाएगा यहां इस कोने पे। ठीक है, जब ये यहां इस कोने पे शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई यहां पर। गॉट इट? और यहां इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहां तो H ऑलरेडी प्रेजेंट है एक। क्लियर? अब यहां ये एनायन आ गया। गॉट इट? अब देखेंगे दोनों एनायन तो पास पास है तो रिपल्शन होगा। अभी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और अब ये जो जैसे ही यहां आएगा तो ये अगला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहां, इस कोने पे शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट? चलिए अब क्या होगा, अब कंडीशन होगी कि यहां पर तो H लगा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, OCH3 यहीं पर है, ये बॉन्ड यहां है, और ये इलेक्ट्रॉन होके नेगेटिव चार्ज यहां गया और ये हो गया डबल बॉन्ड। गॉट इट? क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस, आप देख रहे हो कि ये जो रेडिकल है और ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, यानी कि पैरा पैरा पोजीशन पर है, और ये स्टेबल वाली कंडीशन है। हालांकि नेक्स्ट अरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां जाए और यहां चला जाए, लेकिन उससे हमें नहीं लेना स्टेबल जो
एनायन हमारे पास बन रहा है रेडिकल, उससे हमें रिएक्शन कराना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2H5OH आएगा और ये इस H को पिक कर लेगा, ये बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन पर, निकल जाएगा C2H5O नेगेटिव, तो ऑक्साइड आयन निकल गया। अब यहां पर देखो, इस पर तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, आप दिखा सकते हो, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये H है इसके पास, यहां एक रेडिकल है, ये OCH3 ग्रुप है, यहां डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, और यहां H है ऑलरेडी, और एक H और लग गया इस पर आके। गॉट इट? ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है किस पोजीशन पर हुआ है, इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पर हुआ है, इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन का, देखिए आप, एडिशन हाइड्रोजन का हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर से लिथियम आएगा, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां इस वाले कार्बन को देगा और ये बन जाएगा कार्बन आयन। क्या बनेगा? कार्बन आयन। H ऑलरेडी है, ठीक है, और ये यहां बन गया है कार्बन आयन, और ये OCH3 है, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और यहां H लगा हुआ है, ये भी H लगा हुआ है। गॉट इट? अब सेम वही स्टेप होने वाला है, C2H5OH, ये इस H को पिक करेगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव निकल जाएगा, और यहां इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा आप देख रहे हैं, फाइनली OCH3 ग्रुप यहां पर मिला, और ये H और ये H यहां ऐड हुआ, यहां भी H ऐड हुआ है, और ये बॉन्ड यहीं का यहीं है। गॉट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट है और ब्रिज रिडक्शन आप करवा रहे हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो देखिए इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इधर देखें तो ऑर्थो पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो यह मेटा पोजीशन है, तो हाइड्रोजनेशन ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पर होता है। लेकिन अगर COH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर हमें लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, एक बार आपको बता दूं, दिखा दूं, ये प्रोडक्ट मिल रहा था, यहां पर H ऐड हुआ था इप्सो पोजीशन पर जहां से ग्रुप COH लगा हुआ था, और H ऐड हुआ था पैरा पोजीशन पर। तो दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आपको अभी समझ आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हाइड्रोजन ऐड होगा इप्सो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। गॉट इट? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसके ऑर्थो पोजीशन पर होगा एंड उसके मेटा पोजीशन पर होगा। क्लियर? सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिज रिडक्शन। अभी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो हमें वहां दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हमारा प्रोडक्ट होगा ये। क्लियर? चलिए लेट्स सर्च आवर आंसर देयर इन द ऑप्शन। अब देखते हैं आंसर क्या होने वाला है हमारा। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये यहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ है। अब सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एडिशन या तो इप्सो पोजीशन पर यहां एडिशन हो रखा है या इसके पैरा पोजीशन पर एडिशन हो रखा है, तो यही हमारा प्रोडक्ट था। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइग्रेशन ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन बैकमैन रीअरेंजमेंट, वॉल्फ रीअरेंजमेंट, बेयर-विलेजर, बोथ ए एंड बी। तो पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को, यहां पर माइग्रेशन ऑफ ग्रुप किस पर हो रहा है? ऑक्सीजन पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले समझ लेंगे इन रिएक्शंस में क्या क्या होता है। बैकमैन रीअरेंजमेंट देखते हैं पहले क्या है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? ऑक्साइम्स अमाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्साइम्स अमाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड द रीअरेंजमेंट हैज आल्सो बीन सक्सेसफुल परफॉर्म्ड ऑन haloimines and nitrons. Cyclic enzymes and haloimines yield lactams. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वाला पार्ट है। खास बात क्या है? रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास कीटोक्साइम है, ये डबल बॉन्ड O होता है। तो यहां पर हमने रिएक्शन कैसे करवाई, ध्यान देंगे, R1 R2 का रिएक्शन, ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई?
NH2OH से करवाई, हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाई, तब हमें प्रोडक्ट मिला ये। ठीक है, ये हमें हमारे पास आया कीटोक्साइन। एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से आप देख रहे हैं हमारे पास N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हमारे पास आता है। ओके, खास बात यह है कि यहां पर जो R2 ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर माइग्रेट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर माइग्रेशन होता है किस में, तो वो होता है हमारे पास बैकमैन रीअरेंजमेंट में। क्लियर? चलिए, तो यहां होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन हमारे पास आता है। वॉल्फ रीअरेंजमेंट देखें क्या है। वॉल्फ रीअरेंजमेंट क्या होता है, यहां पर डाई एजो कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारे पास होता है डाई एजो कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू कीटीन, कीटीन बाय लॉस ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जीपैट में कि वॉल्फ किस रीअरेंजमेंट में डाई एजो कार्बोनिल कंपाउंड कीटीन में चेंज होता है विद द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। या ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी गैस निकल रही होती है वॉल्फ रीअरेंजमेंट में, तो नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले किसी ईयर में। तो ये 1-2 रीअरेंजमेंट होता है, होता दिखता कैसे होगा कैसे, अब ये रहा हमारे पास एजो डेरिवेटिव, और इसको जब कैटलिस्ट Ag2O के साथ HNO या हीट करते हैं तब हमारे पास ये कीटीन मिलता है, C डबल बॉन्ड O, ये इसको कहते हैं कीटीन। क्लियर? ओके, अब यहां से एक क्वेश्चन और आपके लिए बनता है, यहां पर ये बनता है कि वॉल्फ रीअरेंजमेंट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है जिससे कीटोन लगा हुआ है, देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन प्रोडक्ट जब बनता है तो वहां पर आप देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का। गॉट इट? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस रीअरेंजमेंट में कार्बन अपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है, वो है आपका वॉल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है? क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट है बेयर विलेजर रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर एस्टर्स बनते हैं फ्रॉम अ कीटोन, कीटोन से एस्टर्स बनते हैं किसकी प्रेजेंस में, पर एसिड्स की प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। तो देखिए ये सिंपल कीटोन हमारे पास है और इससे हमारे पास एस्टर बन रहा है। क्लियर? लेकिन अभी तक आपके सामने ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जहां से आपको ये क्लियर हो कि माइग्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन में किस रिएक्शन में होता है। यहां पर बैकमैन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पर होता है, वॉल्फ में मैंने आपको बता दिया दिस इज हाइब्रिडाइजेशन स्पेसिफिक, और यहां पर जो है आपका कीटोन से डाइएजो कीटोन से हमारे पास कीटीन मिलता है। लेकिन बेयर विलेजर में, यस बेयर विलेजर में ही ग्रुप का माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन में पर होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। बेयर विलेजर मैकेनिज्म, ये हमारे पास रिएक्शन कैसे होने वाली है पहले मैं आपको बता दूं। एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहां पर एसिड जो परऑक्सो एसिड हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं CH3COOOH, एक O और लगा देंगे। स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी, स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगी OOH। ये हमारे पास पर एसिड होता है, पर एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। क्लियर? चलिए, तो यहां पर एसिडिक मीडियम में जैसे रिएक्शन हो रही है तो आप ध्यान देंगे Cr2 और डबल बॉन्ड O, जब ये एसिडिक मीडियम में हो रही है तो H+ यहां आएगा। गॉट इट? तो यहां पर तो लोन पेयर है ऑप्शन के पास, तो ये फट से इसको पिक करेगा तो क्या होगा, अभी डबल बॉन्ड O इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये H इस पर लगा हुआ है, ये R2 यहां पर है। क्लियर? अब क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पर जब जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए ये तो सेटिस्फाई हो गया, तो यहां से तो बन गया R1 है ये C, और ये हो गया OH, और ये है R2। लेकिन आप ध्यान देंगे जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां पर अब नेक्स्ट केस में देखते हैं कि अभी ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पर आगे क्या होने वाला है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास R1COH यहां पर है, R2 यहां है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर अब अटैक कौन करने वाला है,
हम इसको करा दें CH3COH को पर एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहां जो ये लोन पेयर है इसके पास, दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन। क्लियर? चलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेट्स सी। R हमारे पास है, ठीक है, R1 हमारे पास है, ओके, और ये कार्बन R2 इधर लिख लीजिए, ऊपर हमारे पास है OH। अब इस कार्बन से बॉन्ड बन चुका है इस ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन आ गया यहां पर, एक और ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O CH3 है, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। गॉट इट? ये प्रोडक्ट हमारा बना। अब क्या होगा, अब होगा कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां ऑक्सीजन पर, तो प्रोडक्ट क्या बना, लेट्स सी। हमारे पास आया R1 C R2 OH, हमारे पास है O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? अब यहां ये जो बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज है, यहां ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन होने वाला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, अब इधर जो CO ग्रुप है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है और रिपल्शन भी इन दोनों के बीच में है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां, और एज अ रिजल्ट हमें जो मिलेगा, आप देख रहे हैं, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन यहां पर मिलने वाला है। क्लियर? ओके, चलिए अब समझने के लिए बात यह है कि यहां पर इस पर माइग्रेशन कैसे होगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर माइग्रेशन कैसे होगा किसी भी ग्रुप का, इसको R1 लीजिए, R2। अब दिस R2 विल गो एंड अटैक ऑन दिस, क्यों? अपने आप थोड़ा जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, तो ये यहां चला जाएगा। अभी क्या होगा, नेक्स्ट देखेंगे, R1 C डबल बॉन्ड O हो चुका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है H, और यहां पर ऑक्सीजन से लग चुका है R2 ग्रुप। क्लियर? अब यहां पर देखिए OH है, अब ये भी नेक्स्ट स्टेप में सेटिस्फाई होगा, और यहां से H प्लस आयन निकल जाएंगे एज सच, जैसे कि शुरुआत में यूज हुए थे, यानी कि रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट R1 C डबल बॉन्ड O R डैश, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना बाय द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। क्लियर? सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the following structures which is not permissible resonance form, यहां पर रेजोनेंस फॉर्म बताइए। तो रेजोनेंस फॉर्म के रूल्स हैं लिखने के लिए, वो क्या है पहले समझ लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस जितने क्लोज होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होगा, लाइक चार्जेस जितने पास होंगे उतना अनस्टेबल होगा। क्लियर? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है और उस पर अगर कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है और उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट या एक्सटेंड हो रहा हो, सबसे पहली बात है एक्सटेंड हो रहा हो, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में आ रहे हो तो वो अनस्टेबल होगा। क्लियर? अब वही पॉइंट सर्च करना है। देखिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है, स्टेबल हो सकता है। यहां पर सेकंड केस में देखेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि यहां पर जो 10 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहां नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। यहां कितने बॉन्ड बना रहा है, यहां 4 बॉन्ड बना रहा है, यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट है। और यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत पास पास हैं तो ये तो स्टेबल होगा। अब ये ज्यादा
ये स्टेबल होगा, ये जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो यहां भी दोनों पास पास हैं, यहां भी दोनों पास पास हैं, ये तो दोनों स्टेबल होने वाले हैं, बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों दूर दूर हैं, तो इस स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर है इन दोनों के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होने वाली है और सबसे कम और लिस्ट स्टेबल होगी बी वाली स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्लियर? और ये अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं होने वाला। क्लियर? सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर परमिसिबल नहीं होगी। आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहां पर आईपीएसी नेम आपका क्वेश्चन आ गया है, तो सिंपल है, पहले आइडेंटिफाई करें ग्रुप्स कौन कौन से। देखो COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके अलावा ईन भी है और उसके अलावा CO कीटो ग्रुप भी है। ठीक है, तो नेमिंग देखो ध्यान से करेंगे, नेमिंग इधर से ही करने वाले हैं क्योंकि COH ग्रुप को हम प्रेफरेंस करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हमारे पास हो गए। अब देखेंगे यहां पर 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2 पर इन भी है और 4 पर कीटो, जब उसको कीटो भी कह सकते हैं या ऑक्सो भी कह सकते हैं, जब मेन ग्रुप में काउंट नहीं होता है। मेन ग्रुप में काउंट होता है तो ON से करके लिखते हैं इसको, और जब COH ग्रुप मेन होगा तो इसको ओइक करके प्लस करेंगे। तो 5 कार्बन हो गए हमारे पास और अब हम सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास होगा 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल कहां है? 2,3 कार्बन पर है और 2 पर इन भी लगा हुआ है, और इन जो होता है, आइन जो होता है वो सफिक्स यूज होता है, प्रीफिक्स यूज नहीं होता। तो यहां पे प्रीफिक्स में यहां पर यूज होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यूज होगा ऑक्सो ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट हो गए ये। तो 2,3 नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल और 4 पर ऑक्सो लगा हुआ है, 4 ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हैं। और कितने कार्बन हुए? पेंट। अब प्रीफिक्स खत्म हो गए, सफिक्स देखेंगे, इन लगा हुआ है, पेंट किस पर लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है, 2 इन, और 1 पे क्या लगा हुआ है? ओइक लगा हुआ है, 2 इन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, चलिए सर्च आउट द आंसर। तो 4 ऑक्सो 2,3 डाइमिथाइल, यहां पर सीक्वेंसिंग गलत हो गई है, यहां पर सीक्वेंसिंग गलत हो गई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखें तो मिथाइल के बाद KLMNO MNO, तो O बाद में आता है, M पहले आता है। चलिए ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज कार्बोक्सी, ये भी नहीं होगा, ये भी कार्बोक्सी नहीं होगा। तो 2,3 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, यही हमारे पास जो है ओइक कर लीजिए इसको, ओइक एसिड है, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहां पर आपने देखा इस एग्जांपल में, इस आईपीसी नेमिंग में COH ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है। अभी ऐसा कोई आपको कंपाउंड बताता हूं जिसमें ये काउंट नहीं होगा, देख लेते हैं काउंट कहां नहीं होगा। देखिए अगर सपोज आपके पास ये ग्रुप है, ये आपके पास कंपाउंड है, और आप देखेंगे यहां पर जो COOH ग्रुप है उससे कार्बन काउंट नहीं होने वाला। क्यों? 1 2 3 इस तरह से आप करेंगे तो हमारे पास 1 पे COH है, यहां भी 2 पे भी COH है और 3 पे भी COH है, यहां से कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्योंकि जो 1979 का नोमेनक्लेचर है, सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर है, उसमें ये जो स्ट्रेट चेन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं इनको काउंट किया था, लेकिन जो बाद में अमेंडमेंट हुआ 93 में, जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट में यहां पर इसको काउंट नहीं किया, उसको अलग तरीका उसको नेमिंग का बताया। तो अभी उस नेमिंग के तरीके में COH को के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और 1 2 और 3, 1 2 3 तीनों कार्बन पर COH ग्रुप है, तो हम लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? ओके। इसके अलावा अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपके पास है, सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड आ गया और यहां पर लगा हुआ है COOH ग्रुप, ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन यहां है, साइक्लोपेंटेन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है ना, Br लगा हुआ है यहां पर, तो 1 2 लिखेंगे, 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इस तरह से हम इसका
नेमिंग करेंगे। गॉट इट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होने वाली है, आइडेंटिफाई करिए। ये फिनॉल है, ये मेथनॉल है और ये वाटर है। ठीक है, तो पहले समझ लेंगे कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम देखने वाले हैं, तीनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखो ये है, आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे अच्छा एसिड कौन होता है। सबसे अच्छा एसिड होता है जो प्रोटॉन देने के बाद स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, प्रोटॉन देने के बाद उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है तो वो ही सबसे अच्छा एसिड होगा, पहली बात। तो उसी को देखेंगे। यहां पर है हमारे पास फिनोल, फिनोल जब H दे देगा तो बेटा यहां बनेगा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, और जो हमारे पास फिनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेगा इससे और ये पूरे इस पर घूमेगा और ये हम कहेंगे इसको कि भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारे पास होने वाला है। नेक्स्ट में यहां और ये यहां जाएगा, तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे। यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड यहां यहां डबल बॉन्ड O, फिर से ये यहां जाएगा, फिर यहां इस कार्बन पे जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आने वाला है यहां नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O इस तरह से। नेक्स्ट में ये यहां और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, तो फिर से हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है। आप देखिए यहां पर ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो चुका है, तो इस तरह से जो फिनॉक्साइड आयन बनने वाला है, देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। इसके ऑपोजिट आप देखें CH3OH को, तो CH3OH इसको कहेंगे मिथॉक्साइड आयन। ठीक है, अब इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसको स्टेबलाइज कर सके, और जो CH3 है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी कि जब इसको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा देगा तो ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ आपको क्लियर हो गया कि जो फिनॉल है वो जो है आपका मेथनॉल से ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन यहां बनने वाला है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन यहां जो मिथॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो इन दोनों में कंपैरिजन हो गया है। अब बात करते हैं HOH एंड CH3OH की। ठीक, अब HOH क्या है, वो एक अच्छा प्रोटॉन डोनर है। कैसे पता लगाएंगे कि जो CH3OH है ये बहुत जल्दी यहां से अगर रिएक्शन करवाएं तो बहुत जल्दी H पिक करता है, ये एथेनॉल को बहुत जल्दी H दे देता है। इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ब्रोंस्टेड के हिसाब से। तो क्या हुआ, एक्सेप्टर क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होते हैं, ब्रोंस्टेड बेस, और ये प्रोटॉन डोनर है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये इजीली हाइड्रोजन दे रहा है एज कंपेयर टू दी अल्कोहल, तो ये दे रहा है, तो यानी कि ये वाला जो HOH है ये ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ठीक है, सीक्वेंस क्या बनी फिर, सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ नंबर 1, उसके बाद कौन है, वाटर, और उसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास मेथनॉल है। तो ये हमारा ऑर्डर होने वाला है। सर्च आउट दिस आंसर 1 3 2, यस 1 3 2, ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा, एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हमारे पास है, उसके अंदर आपको बताने हैं अल्फा हाइड्रोजन उसके पास कितने हैं एंड उसकी स्ट्रक्चर कितने बनने वाली है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सो अलग सा क्वेश्चन कुछ है, तो पहले समझ लेंगे इसको क्या है। तो यहां पर फॉर्मूला आप यूज करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 होता है। क्लियर? तो अगर हम बात कर ले टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में, अगर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लें तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो लेट्स सी दिस, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या होगा, ये होगा हमारे पास। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब ये वाला जो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो सभी अल्फा ही कार्बन तो है। क्लियर? जो इसको स्टेबलाइज करेंगे, रीजन क्या रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। गॉट इट?
और यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस शो होगा। तो यहाँ पर कितने हो गए भाई, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 9, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 9। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएगी 9 + 1 = 10। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 9 10 वहां पर, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी को देख लें, सेकेंडरी कार्बोकेटायन जिसमें 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे और एक H होगा और ये पॉजिटिव चार्जेस पर होगा, तो आप देखेंगे यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं, यहां पर 3 हो गए, यहां भी 3 हो गए, यानी कि इसमें टोटल कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन + 1। तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी भाई 7। यहां कितनी बन रही थी टर्शियरी में 10। अगर प्राइमरी को देखें तो यहां पर आप देखेंगे CH3 CH2+, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं केवल 3, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 + 1, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है 4। क्लियर, इसीलिए आप इसको समझा सकते हो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को लेते हुए कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। यहां से समझेंगे जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो यहां से स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी आप क्लियर कर सकते हो। तो हमारा आंसर होगा 9 10। तो सर्च करते हैं, हमारा आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, कार्बन आयन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, स्टेबल कैसे होगा, अगर उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखो CH3 ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन है, मिथाइल कार्बन आयन है, ये इथाइल कार्बन आयन हमारे पास है। ठीक है, अब ये तो सिंगल है तो ये तो अनस्टेबल ही होने वाला है। अभी ये जो CH3 नेगेटिव है यहां पर, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को और देगा, तो ये तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो ये तो स्टेबल नहीं होने वाला। अभी आप देखेंगे बेंजीन रिंग पर ये हमारे पास बेंजाइल कार्बन आयन है और इस पर लग गया है NO2 ग्रुप पहला पोजीशन पर। तो NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको विड्रॉ करेगा। ठीक है, जब ये इसको विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, लेकिन लास्ट ऑप्शन देखें, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है पहला पोजीशन पर, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो आप देखेंगे यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्लियर हो गई बात, ओके। चलिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, ये वाला ग्रुप, और फिर हमारे पास ये आएगा और उसके बाद ये और सबसे बाद मिथाइल। तो ये वाला जो सेकंड हमारे पास होगा यानी कि पैरानाइट्रो, जो बेंजाइल मैं कहूंगा, या पैरानाइट्रो जो बेंजाइल कार्बन आयन हमारे पास है, वही यहां पर स्टेबल होगा। द रिएक्शन ऑफ एन एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, ओके, या हैलोजन डेरिवेटिव विद एन एल्काइल हैलाइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर इज कॉल्ड। आपको नेम रिएक्शन दे दिया है, आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक जो हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड दोनों को रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ में और ईथर की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है, सेंडमेयर होती है, वुड्स-फिटेक होती है, कोल्बे होती है। पहले देख लेते हैं ये रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, समझ लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या कहता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये तो कुछ तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 एल्काइल हैलाइड्स हैं, देख लीजिए RX और R'(X), इसको लेते हैं जनरली, ये R ही लीजिए क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन में मिलने वाले हैं, डिफरेंट के लिए ये सुटेबल नहीं होता जहां पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो ड्राई ईथर में हम करते हैं, हमारे पास R मिल जाता है, ठीक है, एल्केन मिल जाता है, यानी कि अगर CH3X से शुरू करूं, CH3Br + 2Na + CH3Br, तो हमारे पास ईथेन मिलने वाला है यहां पर। क्लियर, और अगर यहीं पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये मैंने क्यों हटाया, अगर यहां पर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, सपोज यहां पे CH3Br है, ध्यान देंगे, और यहां पे हमारे पास CH3 CH2Br है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर हमें जो एल्केन मिलने वाले हैं वो डिफरेंट एल्केन मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर सेम ही होता है, तो यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें
इथेन भी मिल जाता है, यहाँ पे हमें ब्यूटेन भी मिल जाता है, यहाँ पे हमें प्रोपेन भी मिल जाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है उस केस में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ में। तो सेम एल्काइल ग्रुप के साथ में इट हैज इट्स सिंथेटिक वैल्यू एंड वी गेट द कार्बन हियर इवन नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, सैंडवेयर रिएक्शन क्या कहती है? सैंडवेयर कहती है भाई कि एनिलीन का डायजोटाइजेशन करा दिया तो डाइएजोनियम क्लोराइड हमें मिला, और इसको CuH से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, अगर CuCl हमने लिया है तो। ये सैंडवेयर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास है कॉल्वेज रिएक्शन। तो कॉल्वेज रिएक्शन में सीधा सीधा सा फिनोल का हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के बाद, फिर CO2 से और फिर H3O प्रोटोनेशन करते हैं तो हमारे पास यहां मिलता है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वुड्स फिटिंग। यहां पर क्या है देखेंगे, देखिए एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं CH3Cl के साथ में, सोडियम और Na के साथ में, मतलब सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वो दिया हुआ है कि जो हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड है उसको रिएक्ट करा रहे हैं हम एल्काइल हैलाइड के साथ में, सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में। तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होने वाला है? आपको क्लियर हो गया होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हमारा ऑप्शन वहां करेक्ट होने वाला है। और यहां पर हमें क्या मिला? यहां पे मिलेगा टॉलुइन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब मार्क करते हैं अपने आंसर को, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अनसिमेट्रिक कीटोन, अनसिमेट्रिक कीटोन की बात हो रही है, गिव्स डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू। तो पहले मैं आपको बता दूं कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कैसे किया जा सकता है। कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंस में वहां पर उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। चलिए, तो यहां पर ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकोव्स तो आपको पता है वो रूल कहां अप्लाई होता है? एल्कीन पर अप्लाई होता है। तो कीटोन पर तो अप्लाई नहीं है, एल्कीन पर अप्लाई होता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर आ जाओ सेजफ रूल। सेजफ रूल यूज होता है एलिमिनेशन में, ठीक है, और एलिमिनेशन में ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से हटेगा जिस कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, बीटा कार्बन पर, तो ये भी नहीं होगा। हॉफमान रूल थोड़ा डिफरेंट है, वो भी एलिमिनेशन में काम करता है, लेकिन वहां ये उस कंडीशन में काम करता है जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन अगर अटैच हो और उसके रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा कार्बन हो तो हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक कार्बन से एलिमिनेट होता है। ये कहता है हॉफमान रूल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज पॉपोफ रूल। तो डेफिनेटली तीनों तो नहीं होंगे, तो यहां पर यूज होगा पॉपोफ रूल। तो पॉपोफ रूल क्या है, कैसे वर्क आउट करेंगे इसको, लेट्स सी। Popov rule states that during oxidation of ketone, keto group always stays with the smaller alkyl group. ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे हमारे पास 2-pentanone या पेंटेन 2-on दिया हुआ है, ध्यान देंगे यहां पर आप देखिए कीटोन के दोनों तरफ, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इधर एक कार्बन है उधर 3 कार्बन है, तो यहां पर एक कार्बन हुआ, ये 3 कार्बन हुए। तो ये कहता है कि जब ये टूटता है, जब क्लीवेज होगा, तो जो CO ग्रुप है वो कम कार्बन वाले ग्रुप के साथ जाएगा। जब ये टूटेगा तो ये तो ग्रुप हो जाएगा CH3 और CO और OH यहां लग जाएगा, मतलब ये तो कार्बोक्सिलिक में, CO ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। अब जैसे यहां से स्प्लिट होगा तो ये जो CH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये इधर सेम रहेगा। दिस इज पॉपोफ रूल। क्लियर हो गई बात? पॉपोफ रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 या HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं तो जो क्लीवेज होता है वो क्लीवेज इस तरह से होता है कि जो CO ग्रुप, कीटो जो ग्रुप होता है वो लेसर नंबर वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है और यहां पर CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में। क्लियर हो गई बात? ओके, चलिए, तो प्रोडक्ट यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनेगा CH3 CH2 COH, प्रोपेनोइक एसिड बनता है और
एसिटिक एसिड बनता है। क्लियर? पॉप-ऑफ रूल आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और यहां पर आंसर पहले क्लिक करेंगे, हमारा आंसर होगा पॉप-ऑफ रूल। प्रोडक्ट क्या बने? प्रोपेनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 O3 के साथ में और फिर ZnH2 के साथ में, पहले O3 के साथ कराओ फिर ZnH2 के साथ कराओ, तो प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट क्या होगा? इट्स अ काइंड ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन, और यहां पर एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। लेट मी टेल यू, तो कैसे बनते हैं पहले समझ लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। O3 का रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे तो यहां पर जो बनने वाला है वो एक हट नुमा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं? ओजोनाइड। तो कैसे बनेगा? CH3 COO और यहां पे हमारे पास आ जाता है, ये हो जाता है CH2, और यहां पर CH ऑलरेडी है, ये हट नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है ना? अब क्या होगा, जब इसको रिएक्शन करवाएंगे जिंक और H2 के साथ में, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, और ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये ZnO के साथ चला जाएगा। ठीक है? ओके। अब यहां पर प्रोडक्ट देखिए आप क्या बन रहा है, CH3CHO, एक तो बना एसिटाल्डिहाइड जिसको कहेंगे इथेनॉल, और एक बना CH2O यानी कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास इथेनॉल एंड मिथेनॉल। ओके। अब थोड़ा सा इसका वेरिएशन भी आप देख लें, अगर यहां पर आप इस ओजोनाइड में अगर ये वाला हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन चेंज हो जाए CH3 ग्रुप से, तो आप देखेंगे जो बनने वाला है वो क्या होगा? कीटोन होगा। क्लियर? ये हाइड्रोजन हट गया है तो बनने वाला क्या होगा? कीटोन, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब अगर ये भी इसी तरह से CH3 ग्रुप यहां हो, यहां भी CH3 ग्रुप हो, ठीक है, और ऐसे टूट जाए, तो आप देखेंगे दो मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास क्या मिलने वाले हैं? एसीटोन मिलने वाले हैं, इधर से भी और उधर से भी। अब एक और केस देख लीजिए, अगर यहां CH3 है, यहां भी CH3 है, और यहां CH और CH3 है, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये टूटेगा, ये तो बन गया कीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O, ये तो बन गया कीटोन। लेकिन ये क्या बना? ये बनेगा एल्डिहाइड। कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। क्या बना? इथेनॉल बना। ठीक है। अब यहां दोनों H होते तो मिथेनॉल बन जाता, एक और CH3 लगा दोगे तो दो कीटोन मिल जाएंगे। गॉट इट? तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है सबस्ट्रेट चेंज करके। तो फिलहाल यहां इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा? बनेगा CH3 CHO and HCHO. Let's search out the answer. CH3 CHO and HCHO. Clear? This is ethanol and methanol. It's all about the questions of GPAT 2010, and here I have completed all the years GPAT एग्जाम के लिए, और जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे 20 से लेकर 2020 से लेकर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10। सो लास्ट 10 इयर्स के केमिस्ट्री के GPAT के क्वेश्चन, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, I have covered, and I hope the questions what I covered here will be so much helpful for you for the cracking this GPAT exam. So I hope and I wish all the best for your exams, that is next coming exam next week जो आपका आ रहा है। आप कोशिश करें कि जो मैंने यहां पर कोशिश करी है आप लोगों के लिए कलेक्शन किया है सभी ईयर्स के लिए, वो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस पे आएंगे। क्लियर? सो at the last, again I wish you all the best for your exam, and I hope that you
will definitely clear this exam. Thank you.